चलो देखो, हम टीडीएस सीखने जा रहे हैं। पूरा फुल फॉर्म है टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे नाम से ही आपको पता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि कोई भी इनकम जब अराइज हुई उसी पॉइंट पे उसका एक बेसिक परसेंटेज के रेट से, जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है, उसको डिडक्ट करके उस पर्सन के रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में, यानी कि गवर्नमेंट्स के थ्रू उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में हम जमा करा देते हैं। ठीक है, यानी कि जो टैक्स है वो डिडक्ट कर लिया गया जैसी इनकम अराइज हुई। तो आज बेसिक्स क्लास है। पहली क्लास में हम थोड़ा सा टीडीएस के बारे में जानेंगे। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ बच्चों को, मैंने पूछा टीडीएस क्या है, तो सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स ही बता पाए। तो सबसे पहले हम बेसिक्स जानेंगे कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों डिडक्ट किया जाता है, ठीक है, और टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, और फिर हम उसको पोर्टल पे भी हम आपको दिखाऊंगा कि पोर्टल के ऊपर आपको प्रैक्टिकल वर्किंग के लिए आप कहाँ से क्या से कैसे करोगे। ठीक है, तो हमारी ये पहली क्लास है, तो बेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं कि क्लासेस में क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझो ऑल अबाउट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, और इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो टीडीएस इज बेसिकली पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इट हैज टू बी डिडक्टेड बाय अ पर्सन फॉर सर्टेन पेमेंट मेड बाय देम। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि टीडीएस जो है वो एवरी टाइप की पेमेंट पे डिडक्ट नहीं होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्सन को, या कोई इंडिविजुअल किसी भी पर्सन को या कंपनी को अगर कोई पेमेंट करती है, तो क्या सभी पेमेंट्स पे टीडीएस डिडक्ट करना है? ऐसा नहीं है, सभी पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। टीडीएस की डिडक्शंस जो होगी वो कुछ सर्टेन पेमेंट्स पे होंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीडीएस की जो पेमेंट्स होंगी, टीडीएस का डिडक्शंस होगा, वो किसी सर्टेन पे ही होगा। सारी ऑल नेचर ऑफ पेमेंट पे हम नहीं करते। जैसे हम नॉर्मली अगर हम किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उस प्रोडक्ट की सेल पे टीडीएस का डिडक्शन नहीं होता है अनटिल अनलेस वो प्रोडक्ट कवर्ड है टीडीएस या टीसीएस में। ठीक है, टीडीएस या टीसीएस में। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट, अगर आप एक बिल्डिंग की बात करोगे तो बिल्डिंग एक टाइप का प्रोडक्ट भी के रूप में भी हम बोल सकते हैं। तो उस बिल्डिंग की स्पेसिफाइड वैल्यू अगर 50 लाख से ऊपर होती है तो ही उस केस में हम करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जब हम करते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं, और हमने किसी को सपोज करो 1 लाख रुपए का कोई सामान बेचा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बेचा है, तो जो हम उसके 1 लाख रुपए का पेमेंट हमें अगर उस रिसीव हुआ है सामने वाली पार्टी से, तो फिर उस केस में हम उसका टीडीएस, सॉरी, हम हमें उसको 1 लाख रुपए का पेमेंट, हमने उसे खरीदा है, पहली चीज तो खरीदा है। ठीक है, तो हमने कोई भी सामान खरीदा है, प्रोडक्ट खरीदा है, और उसे 1 लाख रुपए की पेमेंट करने जा रहे हैं, तो उस केस में उसका हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। तो सर्टेन पेमेंट्स को बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि किस टाइप की पेमेंट है वो। ठीक है, और उस टाइप की पेमेंट, अगर पेमेंट की कैटेगरी अगर टीडीएस के अंदर फॉल करती है तभी हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? दैट मीन्स ऑल पेमेंट, बिजनेस पेमेंट और अदर पेमेंट इज नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। ठीक है, सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द टीडीएस प्रोविजन इन द इनकम टैक्स। तो पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं अपनी लीगल अंडरस्टैंडिंग क्लासेस में, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि टीडीएस क्या होता है, व्हाट इज टीडीएस, व्हेन शुड टीडीएस बी डिडक्टेड बाय, एंड बाय whom, कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा और कब करेगा। ठीक है, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग द टीडीएस टू द गवर्नमेंट, अगर हमने टीडीएस को डिडक्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसको हमें कब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। ठीक है, और डिपॉजिट करने के बाद हमें उसको कैसे डिपॉजिट करना है, फिर डिपॉजिट करने के बाद हमें उसकी रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है। ठीक है, और रिटर्न फाइल करने के बाद हमें उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट कैसे देना है कि भैया हमने आपका ये टीडीएस काटा हुआ है और ये आपका सर्टिफिकेट है। टीडीएस जो सर्टिफिकेट जब इशू कर देते हैं, ठीक है, या टीडीएस को हम जब डिपॉजिट करके रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो वो 26 AS में व्यू होता है सामने वाले पर्सन के, जिसका हमने टीडीएस डिडक्ट किया है। तो उसे आप कैसे रीड करोगे, डाउनलोड करोगे, व्यू करोगे, वो भी हम यहाँ से देखेंगे, साथ में इसमें देखेंगे, साथ में सीखेंगे। साथ में एसएमएस अलर्ट, ये सब बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए है। टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज टीडीएस। तो टीडीएस और टैक्स डिडक्टेड और सोर्स इज इनकम टैक्स reduced from the money paid at the time of making a specified payment such as rent,
कमीशन, प्रोफेशनल फीस, सैलरी, इंटरेस्ट बाय द पर्सन मेकिंग सच पेमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर आप ध्यान से टीडीएस के प्रोविजन को देखोगे तो टीडीएस की जो एप्लीकेबिलिटी होती है ना, वो मोस्टली सर्विस पेमेंट्स में होती है। ठीक है, किसी भी पर्सन से हमने कोई सर्विस लिया है और उसके बदले हम उसको कोई पेमेंट कर रहे हैं, तो इन मोस्टली इन दैट केस ही टीडीएस राइज होता है। एक दो टाइप की गुड्स हैं, उसके केस में ही सिर्फ हम टीडीएस का प्रोविजन करते हैं, जैसे बिल्डिंग वाला मैंने बताया आपको। ठीक है, बिल्डिंग के सेल पे टीडीएस काटते हैं। तो अदरवाइज मोस्टली जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है या टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल होती है, वो किस पे होती है? हमारा जब नेचर ऑफ पेमेंट किस टाइप का होता है? सर्विस नेचर का होता है। ठीक है, क्या होता है जी? सर्विस नेचर का। तो उसमें आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हो, रेंट की पेमेंट जब आप किसी को करोगे, कमीशन की पेमेंट करोगे, प्रोफेशनल फीस की पेमेंट करोगे, सैलरी की पेमेंट करोगे, किसी को इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो। ठीक है, तो इन तरह के पेमेंट पे, किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज की पेमेंट करते हो, तो इन तरह के पेमेंटों पे हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं। और टीडीएस को डिडक्ट कौन करता है? जो पेमेंट कर रहा है, जो सामने वाली को पेमेंट कर रहा है। एक होता है डिडक्टर और एक होता है डिडक्टी। टीडीएस के टर्म में अगर बात करो तो एक होता है डिडक्टर और एक होता है डिडक्टी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए? तो जो पेमेंट कर रहा है। तो जो पेमेंट कर रहा है उसे क्या कहते हैं हम? डिडक्टर। और जिसका पेमेंट हम काट रहे हैं उसे क्या करते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? डिडक्टी। डिडक्टी। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो यूजुअली द पर्सन रिसीविंग द इनकम इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स, बट द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ टैक्स डिडक्टेड at source provision makes sure that income tax is deducted in advance from the payment being made to you। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, बेसिकली लॉजिक बिहाइंड टीडीएस का ये है कि जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के टैक्स से चलती है। मतलब जो हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, जो इनकम अर्नर है कंट्री का, वो जब टैक्स पे करता है उस टैक्स के रेवेन्यू से गवर्नमेंट अपना खर्चा भी चलाती है या गवर्नमेंट किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी को करती है। क्लियर है? तो जैसे हमारा जीएसटी हम पे करते हैं, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जाता है और गवर्नमेंट फिर उसकी से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है जीएसटी से, उससे हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काम करती है। वैसे ही गवर्नमेंट का सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? तो सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग उसका टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप साल के जब लास्ट होंगे, ऐसा नहीं कि आप पूरा साल इनकम अर्न करोगे, इनकम अर्न करने के बाद जब अपना आईटीआर फाइल करो तो उसमें टैक्स की एसेस लाइबिलिटी को एसेस करो, और जब आपका टैक्स बने तभी आप हमें पे करो। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया टीडीएस का, कि एटलीस्ट क्यों बनाया टीडीएस का प्रोविजन, और इसको गुड्स में क्यों नहीं डाला और सर्विस में क्यों डाला? क्योंकि सर्विस के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट करती है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है, ठीक है, सर्विस जो प्रोवाइडर है वो इनकम अर्न कर रहे हैं, तो साथ साथ में हमें टैक्स भी थोड़ा थोड़ा देते रहे। ठीक है, हमें आप टैक्स एडवांस में दो। ठीक है, अगर आपका टैक्स एसेस करने के बाद नहीं बनेगा या कम बनेगा तो फिर हम आपको रिफंड भी कर देंगे। ठीक है, तो जो टीडीएस डिडक्ट किया है वो पैसा किसका है? वो पैसा किसका है बताओ जी? वो पैसा टैक्स पेयर का ही है। वो पैसा टैक्स पेयर का है, और लेकिन उसे हम अभी गवर्नमेंट को जमा कराते हैं, और गवर्नमेंट से हम चाहे तो रिफंड ले सकते हैं अगर हमारा असेसमेंट के टाइम पे टैक्स नहीं बनता है या कम बनता है। ठीक है, यानी कि उसको आईटीआर के थ्रू हम रिफंड ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यूजुअली द पर्सन रिसीविंग इनकम इज लाइबल टू पे इनकम टैक्स, बट द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स प्रोविजन मेक्स श्योर दैट द इनकम टैक्स इज डिडक्टेड इन एडवांस फ्रॉम द पेमेंट being made by you। The recipient of income receive the net amount after reducing the TDS। तो हम किसी को अगर मान लो 1 लाख की पेमेंट कर रहे हैं और उस पर टीडीएस एप्लीकेबल है और रेट ऑफ टीडीएस जो है वो 10% है, तो रिसिपिएंट को कितना मिलेगा? ओनली 90,000। और 10,000 कहाँ जाएंगे? उसके टैक्स यानी कि उसके पैन अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। ठीक है, the recipient will add the gross amount to his income and the amount of TDS adjusted against his final tax liability। ठीक है, तो रिसिपिएंट क्या करेगा? अपना टोटल ग्रॉस अमाउंट वो करेगा, कैलकुलेट करेगा, उसके बाद अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेगा कि मुझे कितना टैक्स देना है, और उस टैक्स को जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है उससे वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट कर लेगा। अगर वो एक्सेस है तो उसको रिफंड मिल जाएगा,
फिर भी शॉर्ट पड़ रहा है तो उसे फिर फर्दर डिपॉजिट करना पड़ेगा। द रिसिपिएंट टेक क्रेडिट ऑफ द अकाउंट अमाउंट ऑलरेडी डिडक्टेड एंड पेड ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है। फॉर इंस्टेंस है, माई मेंटर LLP मेक ए पेमेंट फॉर ऑफिस रेंट ऑफ 80,000 पर मंथ टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई एक बिजनेस है जिसका नाम है माई मेंटर्स, ठीक है, उन्होंने अगर रेंट पे कोई प्रोमाइसेस लिया हुआ है और इसका रेंट 80,000 रुपीज पर मंथ है, ठीक है, इन दैट केस TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट, सपोज दैट अभी रेट, अब जो रेट है कितना है हमारा जी TDS रेंट पे 10%, ठीक है। सपोज दैट TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट 10%, माई मेंटल विल मस्ट डिडक्ट TDS कितना, 8,000 रुपए का, एंड पे द बैलेंस 72,000 टू द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो माई मेंटर्स क्या करेगा, एक बिजनेस है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, रेंट है, रेंट पे TDS की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो अगर तो माई मेंटर्स क्या करेगा, टोटल 80,000 की पेमेंट नहीं करेगा, उसमें से 8,000 रुपए डिडक्ट कर लेगा 10% के रेट से, और टेनेंट को, सॉरी, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी को कितना पे करेगा, सिर्फ 72,000 रुपए, और 8,000 का क्या करेगा, वो 8,000 वो TDS के रूप में डिपॉजिट कर देगा बिफोर ड्यू डेट्स, और अपनी रिटर्न फाइल करेगा और उसमें उसके पैन के अगेंस्ट में उसको क्रेडिट दे देगा, ठीक है। Thus the recipient of income, यही चीज यहाँ लिखी हुई है, thus the recipient of income that is the owner of the property in advance in above cases receive the net amount of 72,000 after deduction of tax at source. He will add gross amount of 80,000 to his income, ठीक है, and can take credit of amount already deducted, कितना, तो 8,000 by the my mentors against his final tax liability, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है, बहुत बेसिक चीज है। जितना अमाउंट पे करने वाले हो आप, जितने का आपको बिल रिसीव हुआ है, उस अमाउंट में से TDS के रेट के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट करोगे, ठीक है, और बाकी का अमाउंट पर्सन को आप पेमेंट कर दोगे। जो जिसको पेमेंट रिसीव हुआ है वो पूरा ही अमाउंट अपना इनकम मानेगा, ना कि जो पार्ट ऑफ TDS डिडक्टेड है बिफोर आफ्टर TDS डिडक्टेड उसको मानेगा। उसने 80,000 का बिल रेज किया तो 80,000 रुपए उसकी इनकम हुई, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा और 8,000 रुपए का क्रेडिट ले लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली TDS है। अब व्हेन द TDS बी डिडक्टेड एंड बाय whom, ठीक है, एनी पर्सन मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट मेंशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS at the time of making such specified payment, but no TDS have to deducted if the person making the payment is an individual or HUF whose books of account are not to be audited। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ये कि क्या सभी को TDS काटना है। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं अपने घर का रेंट सपोज करो 40,000 रुपए का देता हूं, और इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है कि रेंट अगर आप पे करते हो और वो रेंट अगर 20,000 रुपए से ज्यादा है, ठीक है, किसी भी ओनर को, तो उस केस में आपको TDS डिडक्ट करना है। तो क्या मुझे TDS डिडक्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस। हाँ। नहीं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं कोई बिजनेस रन नहीं कर रहा, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं कोई बिजनेस रन नहीं कर रहा, मैं नेचर ऑफ पेमेंट रेंट की कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मुझे TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड प्रोविजन है कि उस रेंट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा नहीं हो, ठीक है, या फिर मैं रेंट बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा हूं। तो मैं अगर जैसे बिजनेस यूजर हूंगा ना, तभी मैं TDS की लायबिलिटी के लिए के दायरे में आता हूं, एक्सेप्ट व्हेन मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, ठीक है, या मैं अपनी रेंट की पेमेंट 50,000 से ज्यादा कर रहा हूं, ठीक है, उसी केस में TDS करता है। वो हम आगे देखेंगे किस केस में इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है। इंडिविजुअल का मतलब वो पर्सन जो बिजनेस नहीं कर रहा, वो पर्सन जो बिजनेस नहीं कर रहा, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल या कोई HUF TDS को डिडक्ट नहीं करेगा अनटिल अनलेस, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं और मेरी टर्नओवर अभी अभी के डेट में, मैं एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रन कर रहा हूं, और मेरी करंट जो वो है क्या बोलते हैं टर्नओवर जो है वो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आती है। टैक्स ऑडिट का दायरा क्या है, 1 करोड़ रुपए अगर आप ट्रांजेक्शन कैश में भी करते हो और बैंक में भी करते हो, और 95% ट्रांजेक्शन अगर आपकी बैंक में है, 5% टोटल ट्रांजेक्शन का 5% ही सिर्फ कैश में है, तो आपके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ है। तो अगर टैक्स ऑडिट की लिमिट के अंदर हूं मैं, ठीक है, 1 करोड़ से नीचे हूं मैं, तो उस केस में भी मुझे TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं, सपोज करो मेरा बिजनेस का नाम है गौरव कुमार एंड कंपनी, ठीक है, या मेरे बिजनेस का नाम है भारत इंडस्ट्रियल
एडो स्किल्स ओनली, नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड। तो उस केस में अगर मैं इंडिविजुअल बिजनेस रन कर रहा हूँ, मेरा टैक्स जो लिमिट, मेरा जो टर्नओवर लिमिट है वो भी 1 करोड़ से नीचे है, तो मैं किसी को अगर रेंट की पेमेंट भी कर रहा हूँ, मान लो 40,000 का, ठीक है, तो उस केस में भी मेरे ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी, टीडीएस की लाइबिलिटी नहीं आएगी, मतलब मैं टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा। मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज का बिल आया मेरे पास, मैं उसको 1 लाख रुपए का बिल पेमेंट कर रहा हूँ, तो उस केस में भी मैं टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा पर्सन का। क्यों? क्योंकि मेरा मेरा जो अकाउंट है वो अभी टैक्स ऑडिट से बाहर है। जिस दिन मेरा ग्रॉस टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा और मेरी रिसीट का परसेंट अमाउंट 5% कैश अमाउंट 5% से ज्यादा होगा, तो मुझे उसके अगले ईयर मुझे उसके अगले ईयर क्या लेना पड़ेगा, 10 नंबर। और उसके बाद ही मैं अपना टीडीएस किसी का भी काट कर उसे डिपॉजिट कर सकता हूँ, क्योंकि टीडीएस काटने के लिए 10 नंबर की जरूरत होती है। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है? इसमें से क्वेश्चन पूछो किसी से, किसी को कोई क्वेरी है तो। हाँ जी, इस वाले पार्ट में से किसी को कोई क्वेरी है? नो सर। नो सर। चलो। Now, however, in case of rent payment made by the individual on HUF exceeding 50,000, यही मैंने अभी आपको बात बताई है, are required to deduct TDS even TDS TDS at rate of 10%, even the individual HUF not liable for a tax audit. Also, such individual or HUF liable to deduct their tax audit at a 10% need to apply for 10। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल पर्सन है, बिजनेस नहीं कैरी कर रहे हैं, रेंट की पेमेंट 50,000 से ज्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, एक 10 अप्लाई करना पड़ेगा अपने इंडिविजुअल नेम पे, और फिर उसका वो रेगुलर बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर मैं मान लो किसी को 60,000 का इंडिविजुअल अपने हाउस रेंट दे रहा हूँ, तो उसको मेरा घर का जो रेंट है, मैं बिजनेस नहीं करता, मैं सैलरी ओनर हूँ, ठीक है, या मैं मेरा HUF है, मैं किसी को घर का रेंट 60,000 दे रहा हूँ, अपने घर का रेंट 60,000 दे रहा हूँ, ठीक है, उस केस में मुझे अपना एक 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। और जिसको मैं रेंट पेमेंट कर रहा हूँ ऑनर को, उसको मैं 60,000 नहीं दूंगा, उसको मैं कितना दूंगा, 54,000 रुपए ओनली, ठीक है, और 6,000 उसका टीडीएस जमा करा के रिटर्न फाइल करूंगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस योर सर। एम्प्लॉयर डिडक्ट टीडीएस एट इनकम इनकम टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल, ठीक है, जो स्लैब रेट है सैलरी के लिए, वो अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट चलता है टीडीएस। अगर आप उसके आपका कंपुटेशन करने के बाद अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो एम्प्लॉयर आपका फिर टीडीएस काटेगा। बैंक डिडक्ट टीडीएस एट 10% और दे में डिडक्ट 20% इफ दे डोंट हैव पैन इन्फॉर्मेशन। फॉर मोस्ट पेमेंट रेट of TDS are set in the Income Tax Act and TDS is deducted by the payer basis these specified rate। So mostly जो टीडीएस के रेट्स हैं वो इनकम टैक्स ने सेट कर रखे हैं, थोड़े बहुत उसमें कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट मोस्टली द रेट आर फिक्स्ड। ठीक है, कि आपको कितना परसेंट टीडीएस काटना है वो भी हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन में किस अमाउंट के ऊपर आपको टीडीएस काटना है और कितने रेट से काटना है। ठीक है, तो इनकम टैक्स में ये भी प्रोविजन है कि अगर आप सामने वाला पर्सन आपको अगर पैन नंबर नहीं देता, तो आप 20% के रेट से टीडीएस काटोगे। तो वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा कि भैया किस सेक्शन में किस। प्लीज डोंट एनोनेट, ये बंद करो। ठीक है, अब नाउ इफ यू सबमिट इन्वेस्टमेंट प्रूफ फॉर क्लेमिंग डिडक्शंस टू योर एम्प्लॉयर एंड योर टैक्स and your taxable income is below the taxable limit, then you do not have to pay any tax। बट ये सिर्फ किस केस में एप्लीकेबल होता है, ये सिर्फ केस में एप्लीकेबल होता है जब सैलरी वाला हो। जैसे मेरे पास एक बिजनेस ओनर है, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, और मेरे को कोई मान लो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज की पेमेंट लेता हूँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ किसी को, और वो कहता है मेरा टीडीएस नहीं काटो, तो ऐसा नहीं है कि मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। वो कहता है कि मेरा टी टैक्स नहीं बनता है भाई, मेरे को मेरा टैक्स लाइबिलिटी, मैं 5 लाख तक ही मेरा प्रॉफिट बनता है पूरे साल में, ठीक है, तो मैं टैक्स लाइबिलिटी जब मैं टैक्स देता ही नहीं हूँ तो मैं टीडीएस मेरा मत काटो। तो ऐसा नहीं है। उस केस में फिर आपको गवर्नमेंट का उनका एक सर्टिफिकेट होता है, उनको बोलो कि भैया मेरे को एक सर्टिफिकेट है 194 में, वो लाके दो। ठीक है, अगर आपको वो सर्टिफिकेट दोगे तभी मैं आपको आपका टीडीएस नहीं काटूंगा, अदरवाइज आप काटोगे। ठीक है, बट सिर्फ इन केस सैलरी वाले केस में अगर टैक्स लाइबिलिटी से का नहीं बनती है, टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं। अदरवाइज लॉ में जो सीलिंग लिमिट लिखी है, अगर वो सीलिंग लिमिट से ऊपर की पेमेंट हो रही है तो आपको टीडीएस डिडक्ट
करना ही करना है, अनटिल अनलेस जिसका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो वो आपको टीडीएस नो डिडक्शंस का एक सर्टिफिकेट ला के दे, ठीक है, जो कि उसको इनकम टैक्स से मिलता है। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। यस सर। नाउ व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग द टीडीएस फॉर द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट? तो हम जब भी पूरे मंथ में किसी का भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं, पूरे महीने हम अपने 1 से लेके 30 और 30 या 31 तक के ट्रांजेक्शन करेंगे, जिस डेट पे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उस डेट पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है, ये ध्यान रखना। जिस डेट में टीडीएस की अकाउंट टीडीएस का ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जरूरी नहीं है कि पेमेंट डेट को। अगर किसी ने मेरे को सर्विस का बिल दिया है और वो बिल की को मैं आज टैली में एंट्री कर रहा हूँ, उसमें बिल डेट जो है, तो टैली में टीडीएस के साथ एंट्री करूंगा, भले मैं पेमेंट अगले महीने कराऊंगा, लेकिन उस पर्सन का टैली में बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन कर रहा हूँ उसका डेट ऑफ डिडक्शन उसकी इनवॉइस डेट के साथ होनी चाहिए। यानी कि जो टैली में एंट्री करोगे वो, अगर मान लो आप किसी को 1 लाख रुपए का रेंट पे कर रहे हो एज ए बिजनेस पेमेंट, बिजनेस चला रहे हो और आप किसी को 1 लाख रुपए का रेंट पे कर रहे हो पर मंथ, तो उसने 1 लाख रुपए का बिल दिया आपको, विद जीएसटी दे रहा है मान लो, या विदाउट जीएसटी, सपोज करो विदाउट जीएसटी दे रहा है, तो आप उसकी एंट्री टीडीएस के साथ करोगे, यानी कि पेमेंट पार्टी को 90,000 कितनी करोगे, 90,000 की, और टीडीएस अकाउंट में 10,000 रुपए डालोगे। ठीक है, तो एंट्री भी आपको सेम डेट पे ही करनी है। पेमेंट की जो डेट होगी इनकम टैक्स को, वो कब करनी होती है, नेक्स्ट मंथ के 7th को। एवरी मंथ जो भी टीडीएस डिडक्ट किया है अगले महीने 7 तारीख तक आपको उसका टीडीएस जमा कराना है। क्लियर है? तो फॉर इंस्टेंस टीडीएस डिडक्टेड इन मंथ ऑफ जून, एग्जाम्पल मंथ ऑफ जून, must be paid to the government by 7th July. However, TDS deducted in the month of March, सिर्फ मार्च के केस में, अप्रैल से लेके फरवरी तक जो भी टीडीएस डिडक्ट किया है उसके अगले महीने के 7 तारीख को आपको डिपॉजिट करना है। बट ओनली फॉर द मार्च केस आपकी जो ड्यू डेट होती है वो 30 अप्रैल होती है। यानी कि मार्च में जो भी टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी पेमेंट आपको कब तक करनी है, 7 अप्रैल तक नहीं, उसकी पेमेंट कब तक करनी है बताओ जी, 30 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक। 30 वहां फिर आपको अप्रैल। 1 महीने का टाइम मिलता है मार्च वाले केस के लिए। अदरवाइज फॉर अदर मंथ आपको नेक्स्ट मंथ के 7 तक आपको डिपॉजिट कराना होता है। क्लियर है? फॉर टीडीएस डिडक्टेड ऑन रेंट एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी द ड्यू डेट इज 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। अब एक होता है, एक और क्लॉज है कि अगर आप टीडीएस जो इंडिविजुअल पर्सन है रेंट अगर 50,000 से ऊपर दे रहा है तो उस केस में, और टीडीएस अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस में भी आपको टीडीएस की डिडक्शन करनी होती है और पेमेंट करना होता है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, तो प्रॉपर्टी वाले केस में और रेंट वाले केस में सिर्फ किसके लिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए, जो बिजनेस ऑन नहीं कर रहा, उनकी ड्यू डेट जो होती है वो जिस दिन उसने टीडीएस डिडक्ट किया है, जिस दिन उसने पेमेंट किया है, ठीक है, पेमेंट डेट के अगले 30 दिन के अंदर में उसकी पेमेंट वो टीडीएस डिडक्ट करा के वो पेमेंट कराएगा। ठीक है, हाउ टू डिपॉजिट टीडीएस? ठीक है, तो टीडीएस इज डिपॉजिट एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड सोर्स हैज टू बी पेड यूजिंग द फॉर्म INC 2 ITNS फॉर्म 281। दो तरह के टैक्स डिपॉजिट फॉर्म है, 280 और 281। तो 280 में हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं और फॉर्म नंबर 281 में क्या पे करते हैं, टीडीएस की पेमेंट करते हैं। ठीक है, हाउ एंड व्हेन टू बी फाइल टीडीएस रिटर्न। अब हमने टीडीएस को डिपॉजिट कर दिया, तो जब टीडीएस की डिपॉजिट्स करते हैं ना, वो हम इकट्ठे करते हैं, सेक्शन वाइज टीडीएस की, हमेशा सेक्शन वाइज एंड डिडक्टिव टाइप वाइज, सेक्शन वाइज एंड डिडक्टिव टाइप वाइज हम टीडीएस की पेमेंट करते हैं। इसके एग्जांपल हम अगली क्लास में समझेंगे कि कैलकुलेशन जो कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस है, और फिर उसका अमाउंट कैलकुलेशन है कि किस सेक्शन में कितना परसेंट कितना आपको डिपॉजिट करना है, तो वो डिपॉजिट कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। तो आपको क्या करना होता है कि जो भी टीडीएस आपने पूरे महीने डिपॉजिट किया है उसको आपको 7 तक पे करना है अगले महीने, और उसकी रिटर्न्स को क्या करना है, फिर फाइल करना है। ठीक है, तो फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स रिटर्न इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पर्सन हु हैव डिडक्टेड टीडीएस। TDS return is to be submitted quarterly and various details need to be furnished like TAN, amount of TDS deducted, type of payment, PAN of deductee, etc. Also different forms are prescribed for filing returns depending upon the purpose of the TDS deduction of TDS. Various types of returns forms are as follow. टोटल अगर आप टीडीएस की रिटर्न्स को देखोगे
तो टोटल फॉर्म टीडीएस की रिटर्न्स है वो अलग अलग है। जनरली हम अगर फॉर्म 26 क्यू की बात करें, ठीक है, फॉर्म 26 किसके लिए होता है? ऑल द पेमेंट अदर देन सैलरी, ऑल द पेमेंट अदर देन सैलरी, सैलरी। ठीक है। तो उस केस में हमें फॉर्म 26 क्यू फाइल करना होता है, ठीक है। और फॉर्म 26 क्यू की जो फाइलिंग डेट होती है वो फर्स्ट 3 क्वार्टर के लिए तो अगले महीने की 31 तारीख होती है, 31 तारीख होती है, ठीक है, अगले महीने की 31 तारीख होती है। लेकिन सिर्फ उस वाले केस में क्या बोलते हैं, मार्च वाले 4th क्वार्टर के केस में हमें जो रिटर्न्स फाइल करने की डेट मिलती है वो 31 मई तक मिलती है। यानी कि अप्रैल टू जून की डेट क्या हो गई, Q1 की डेट क्या हो गई, जुलाई 31, Q2 की डेट क्या हो गई, 31 अक्टूबर, Q3 की डेट क्या हो गई, 31 जनवरी, एंड Q4 की डेट क्या हो गई, तो 31 मई, ठीक है। लास्ट क्वार्टर के लिए हमें 2 महीने मिलते हैं। क्लियर है? अब उसी तरह से अगर हम फॉर्म 24 क्यू की बात करें तो सेम डेट है, जो कि किस लिए यूज किया जाता है, तो टीडीएस फॉर सैलरी, टीडीएस रिटर्न ऑन सैलरी। तो कोई भी टीडीएस की रिटर्न हम फाइल करते हैं, कोई भी सैलरी के ऊपर अगर टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन सा रिटर्न फाइल करना है जी, तो फॉर्म नंबर 24Q, ठीक है। और 24Q के अंदर हम टीडीएस की सैलरी की डिटेल डालते हैं और उसकी ये डेट होती है, Q1 के लिए 31 जुलाई, Q2 के लिए 31 अक्टूबर, Q3 के लिए 31 जनवरी, या Q4 के लिए 31 मई। फॉर्म नंबर 27Q, टीडीएस ऑन ऑल पेमेंट पेड टू नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट सैलरी। तो किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को अगर आप टीडीएस, किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को का अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको उसका फॉर्म नंबर 27Q फाइल करना है, ठीक है। उसका रिटर्न कौन सा फाइल करना है, 27Q। और 27Q की वही डेट्स है जो आपकी 26Q और 24Q की होती है, ठीक है। नाउ फॉर्म नंबर 26QB, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में परचेजर को टीडीएस डिडक्ट करना है और उसका फॉर्म नंबर 26QB फाइल करना है, ठीक है। परचेजर को टीडीएस क्या करना है, डिडक्ट करना है और फॉर्म नंबर 26QB फाइल करना है, ठीक है, इन केस ऑफ ही इज परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उस केस में आपको 30 दिन के अंदर आपको टीडीएस जमा कराना है, 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस डिडक्टेड। सपोज करो दिसंबर का मंथ है, आज 2 तारीख को ही हमने किसी को टीडीएस की पेमेंट करी, टीडीएस डिडक्ट करा, सॉरी किसी का टीडीएस डिडक्ट करा ऑन द अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ ए प्रॉपर्टी। तो उस केस में मुझे अगले महीने के 30 दिन के अंदर यानी कि 30 जनवरी तक मुझे उसका टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। 26QC, टीडीएस ऑन रेंट, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए ओनली, ठीक है। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए फॉर्म नंबर 26QC फाइल करते हैं और उसकी भी लास्ट डेट क्या होती है, जिस मंथ में डिडक्ट किया है उसके अगले महीने 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो रिटर्न्स कौन कौन से हैं हमारे टीडीएस के अंदर, फॉर्म नंबर 26Q, फॉर्म नंबर 24Q, 27Q, 26QB, 26QC। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। यस सर। पवन का एक क्वेश्चन था, सर टीडीएस डिडक्टेड आफ्टर कंप्यूटेशन नेट सैलरी। यह सैलरी के ऊपर जो नेट सैलरी है जो उसको आप पे कर रहे हो, ठीक है, जो आप उसको पे कर रहे हो, ठीक है, अगर वो पूरा पेबल अमाउंट जो उसको रिसीव हुआ है, ठीक है, तो उसको रिसीव हुआ है वो पेबल अमाउंट अगर टीडीएस लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है, टीडीएस लिमिट मतलब उसकी जो उसके ऊपर जब टैक्स की लिमिट को क्रॉस कर जाता है, जैसे भी टैक्स की लिमिट क्या है, 7.5 लाख तक रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, नहीं है ना। तो अगर 7.5 लाख को क्रॉस करेगा तभी उसका टीडीएस डिडक्ट करोगे, अगर नहीं करता तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करता। नेट पे और ग्रॉस पे में अंतर है। ग्रॉस पे में आप अगर एक बात करो तो ग्रॉस पे में डिडक्शन अगर सिर्फ ईएसआई का है तो आप उसे एक्सक्लूड कर दोगे, अगर डिडक्शन आपका पीएफ का है तो भी उसे एक्सक्लूड कर दोगे, अदर डिडक्शन जैसे उसने एडवांस लिया है
या उसका आप कोई बेनिफिट दे रहे हो उसके लिए पेमेंट काट रहे हो, तो वो आपका इंक्लूड होगा नेट पे में। ठीक है, वो डिडक्टेबल नहीं है। जैसे आप उसको परक्यूजिट्स दे रहे हो और परक्यूजिट्स को साइड से डिडक्ट भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो इंक्लूड होगा नेट पे में। ठीक है। नाउ जब भी हम टीडीएस की पेमेंट करते हैं तो उसके लिए 281 चालान भरते हैं। टीडीएस की जब रिटर्न फाइल करते हैं तो 26Q फाइल करते हैं। लेकिन जब रिटर्न फाइल कर देते हैं, मतलब 26Q या जो भी अदर रिटर्न है जो फाइल कर देते हैं, तो हमें पर्सन को टीडीएस का सर्टिफिकेट जनरेट करके देना होता है। और टीडीएस के दो सर्टिफिकेट्स होते हैं। टीडीएस के दो सर्टिफिकेट होते हैं, वो एक होता है फॉर्म 16A, फिर फॉर्म 16B, सॉरी फॉर्म 16 और फॉर्म 16A B C। बेसिकली दो पार्ट है। फॉर्म 16 किसके लिए है, तो ऑल सैलरीड पर्सन को फॉर्म 16 मिलता है। 16A जो आप 26A में रिटर्न फाइल कर रहे हो उनको मिलता है। फॉर्म नंबर 20B, 16B एंड 26 आर ऑल अदर टीडीएस, जो हम इन सब में टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उनके इसमें फॉर्म 16C मिलता है। तो TDS certificate have to be issued by a person deducting TDS to the SSC for from whose income TDS was deducted while making payment. For instances, bank issue form 16A to the depositor when TDS is deducted on interest from the fixed deposit. Form 16 is issued by the employer to the employee. ठीक है। तो जब रिटर्न्स फाइलिंग की डेट है तो भाई टीडीएस के सर्टिफिकेट को इशू करने की भी डेट है। तो टीडीएस की जो सर्टिफिकेट इशू करने की डेट है वो इस तरह से है। 16 की जो होती है यानी कि टीडीएस ऑन सैलरी ऑफ पेमेंट। ठीक है, वो हम फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, वो ईयरली होती है। ईयरली हम इसका टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या होती है, तो 31 मई। ठीक है। फिर होता है फॉर्म 16A। फॉर्म 16A टीडीएस ऑन नॉन सैलरी ऑफ पेमेंट है। ये सर्टिफिकेट क्या है, टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट का। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्वार्टरली। और इसको कब आपको इशू करना होता है, 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो भी आपने रिटर्न की ड्यू डेट है, रिटर्न जैसे जो भी आप 31 मई, 31 जुलाई का लो या 31 अक्टूबर का लो या 31 जनवरी का लो, जो भी रिटर्न फाइल किया है उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर इसको ये सर्टिफिकेट इशू करना होता है। ठीक है। 16B टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एवरी ट्रांजेक्शन। जब भी आप ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करोगे और उसकी रिटर्न फाइल कर दोगे, तो जैसे ही रिटर्न फाइल किया उसके 15 दिन के अंदर आपको इसका टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16B में देना होता है। और फॉर्म 16C टीडीएस ऑन रेंट। ठीक है, एवरी सेल ट्रांजेक्शन, ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, ये भी क्या है, ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, और उसका भी सेम लाइबिलिटी है। आपको जैसे ही उसका रिटर्न फाइल किया, ठीक है, उसके 15 दिन के अंदर आपको इसका क्या करना है, सर्टिफिकेट जनरेट करना है और उसे दे देना है सामने वाले पर्सन को जिसका भी टीडीएस डिडक्ट किया है। क्लियर है? हाँ जी। Yes, sir. यस सर। अभी तक कोई क्वेरी? सर सर्टिफिकेट जनरेट कहाँ होता है? सर्टिफिकेट जनरेट ट्रेसिस के पोर्टल पे होता है। ओके सर। आज के डेट में इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपडेट होने में टाइम नहीं लगता। कभी कभी एक दिन में हो जाता है, कभी कभी दो से तीन दिन में, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में हो जाता है। पेमेंट भी जब पेमेंट कराओगे तो हो सकता है, अब तो ऐसा हो गया कि पेमेंट अभी कराओ, 1 घंटे में रिटर्न फाइल कर दो। ठीक है। और जो रिटर्न फाइल किया है उसके बाद कम से कम 2 दिन के आसपास का टाइम लगता है। 2 दिन के अंदर आप चाहो तो सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो। ठीक है। जब भी हम टीडीएस की पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट कहाँ जाती है, सॉरी, जब टीडीएस की पेमेंट करते हैं और रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो सामने वाले पर्सन का, जो जिसका भी टीडीएस हमने डिडक्ट किया है, उसके उसका एक फॉर्म होता है, उसको एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म नंबर 26AS, जो कि उसके टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। क्या है उसका, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। ठीक है। तो जब टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, बेसिकली टैक्स क्रेडिट इन फॉर्म्स 26AS, it is important to understand how TDS is linked to your PAN. TDS deductions are like linked to the PAN number for both deductor and deductee. If TDS has been deducted from any of your income, you must go through the tax credit from 26AS. This form is a consolidated tax statement which is available to all PAN holder. Since all TDS is linked to your PAN, this form listed out the all detail of the TDS deducted
on your income by each deductor for all kind of payment made to you, whether those are salary or interest income or any other income. All TDS linked to your PAN is reported here. This form is also in also has income directly paid to you as advance tax or self-assessment tax. Therefore, it become important for you to mention your PAN correctly whenever TDS is liable applicable on your income. So ये हमारा पूरा TDS के बारे में था, जिसमें हमने ये जाना कि TDS क्या है, TDS की लाइबिलिटी कब आती है, तो सर्टेन नेचर ऑफ पेमेंट पे आती है। ठीक है, जब हमारी सर्टेन नेचर ऑफ पेमेंट अराइज होती है तो उसके ऊपर ही हम TDS को डिडक्ट करते हैं। TDS डिडक्ट कौन करता है, तो जो पर्सन टैक्स ऑडिट में है। ठीक है, जो पर्सन का मतलब हो गया कंपनीज, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या कंपनीज जो टैक्स ऑडिट में है या ऑडिट में है। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन टैक्स ऑडिट में होता है और कंपनीज ऑडिट में होती है। तो जब भी उसके ऊपर ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है तो उस केस में वो उसकी लाइबिलिटी TDS डिडक्शन की आ जाती है। इंडिविजुअल और HUF के केस में ओनली इंडिविजुअल, और HUF के केस में जब वो रेंट की पेमेंट या परचेज ऑफ सेल ऑन TDS की सेल ऑन प्रॉपर्टी की पेमेंट कर रहा होगा तो ही उस केस में इसको TDS डिडक्ट करना है। ठीक है, जब भी TDS को डिडक्ट करते हैं तो हम फॉर्म नंबर 281 में जमा कराते हैं और इसकी ड्यू डेट क्या होती है, नेक्स्ट मंथ ऑफ 7th को। और इंडिविजुअल के लिए जब भी उसने पेमेंट डिडक्ट करा है उसके अगले महीने विदिन 30 डेज के अंदर में उसको ये पेमेंट जमा करानी है और फिर रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, साथ में अगर हमारा हमें TDS डिपॉजिट किया है तो फिर हमें अपने रिटर्न्स को फॉर्म नंबर 26Q, 24Q या 26Q, 27Q इन सब में फाइल करना होता है। ठीक है, और जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद हमें उनको फॉर्म 16, 16A, 16B, 16C में रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं। ठीक है, और उसकी भी एक ड्यू डेट्स है। क्लियर है? और कोई भी पर्सन अपना टैक्स क्रेडिट किसी ने अगर डिडक्ट किया है और रिटर्न फाइल करने के बाद भी उसको मिला है नहीं मिला है, उसका डिटेल वो कहां भी कर सकता है, तो फॉर्म नंबर 26AS में, जो कि उसका टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। क्लियर है? हाँ जी, यस सर। यस सर, यस सर। सर अगर कोई एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में अगर चेक किया तो उसमें क्या अपडेट हो जाता है ये सब? AIS में, हाँ AIS में भी अपडेट होती है क्योंकि AIS जैसे इज ऑल्सो लिंक टू 26AS। जैसे इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन करके उसके अंदर में वो शो होता होगा, बिल्कुल, तो वो अपडेट कब तक हो जाता है वो? क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करने के बाद। ओके। जैसे एनुअली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं जब उनके अंदर उसमें शो होता है, तो ऐसा एनुअल होता है कि इन्फॉर्मेशन, AIS बेसिकली और एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम पूरे साल में जो भी हम्म, काम हुआ है वो वहां शो करेगा। पूरे साल में जो भी पेमेंट आपको की गई है, चाहे वो किसी भी नेचर की पेमेंट की गई हो, ठीक है, वो आपको वहां हम्म, शो करेगा और वो अपडेटेड होता रहता है। ओके। और जैसे सर स्टॉक्स में रिलेटेड जो होता है बाय सेल करते हैं कोई, वो और सारा कुछ वहां उसमें, अपडेट होता है। ओके, तो उसमें भी TDS करके अपडेट होता होगा? बिल्कुल। अब एक मैं आपको प्रैक्टिकली रूप में दिखाता हूँ। चलो, हम्म। एक अकाउंट हम लॉग इन करते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स का। अब जब भी आप TDS की बात करोगे तो TDS के लिए हम पहले आपको बताते हैं पोर्टल कौन कौन सी यूज होते हैं। TDS के वर्किंग में अगर हम पोर्टल्स की बात करें तो एक तो होता है ये इनकम टैक्स का पोर्टल। ठीक है, TDS की वर्किंग में एक होती है क्या, इनकम टैक्स का पोर्टल, और एक होता है ये ट्रेसेस का पोर्टल। ठीक है, ये दो पोर्टल हैं जो हमारे यूज होते हैं TDS के काम में। क्लियर है? ओके। ठीक है, और अगर आप बात करो तो अब तो इसको मर्ज कर दिया उन्होंने, फिर भी ऐसे में इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर ही ये ट्रेस का भी आ जाता है? ठीक है। तो इनकम टैक्स के पोर्टल में जब हम लॉगिन करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा जो लॉगिन होता है TDS के लिए
जो बड़ा टीडीएस के लिए लॉगिन होता है, वो यहाँ पे हम अदर एक जैसे पर्सन का पैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर नहीं डाल के हम क्या डालते हैं यहाँ पे, उसका टैन नंबर डालते हैं, ठीक है, और टैन नंबर डाल के इसको लॉगिन करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो होता है वो इसके ट्रेसेस लॉगिन से होता है, ठीक है। तो ट्रेसेस इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू हम रिटर्न फाइल करते हैं, साथ में टीडीएस का डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू क्या करते हैं हम, यहाँ से रिटर्न को फाइल करते हैं और टीडीएस को डिपॉजिट्स करते हैं, क्लियर है। और ट्रेसेस की पोर्टल से हम क्या करते हैं, सर्टिफिकेट्स को जनरेट करते हैं, कॉन्सो फाइल्स वगैरह को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और अपने रिवीजन ऑफ रिटर्न्स को करना है तो उससे रिलेटेड भी काम यहाँ पे करके और फिर इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेट करते हैं। तो ट्रेसेस इज ऑल अबाउट सर्टिफिकेट्स एंड रिकंसिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेसेस का एक हम आपको जो सिखाने वाले हैं आगे आगे क्लासेस में, ये दोनों पोर्टल के थ्रू सिखाएंगे। पहले सिखाएंगे कि आपको रिटर्न्स को प्रिपेयर करके यूटिलिटी के अंदर में आपको इनकम टैक्स की पोर्टल पे कैसे रिटर्न्स को अपलोड करना है, ठीक है, पेमेंट करनी है, फिर इसको अपलोड कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद अपलोड कर दिया तो बाकी के जो काम होते हैं वो ट्रेसेस के पोर्टल से होते हैं, तो यहाँ ट्रेसेस के पोर्टल पे आपको कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये दोनों पोर्टल आपका कवर्ड होगा इस इनकम टैक्स की क्लास में, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ अभी आज जानकारी देता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी का भी पैन लॉगिन करता हूँ,